हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी कॉल्ड ग्रीन प्लाई लिमिटेड। सो ग्रीन प्लाई लिमिटेड क्या करता है, पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। सो बेसिकली दिस कंपनी इज इनटू द प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग। सो प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड दे हैव स्टार्टेड इन अदर थिंग्स एज वेल। जैसे वो एमडीएफ बनाने लगे, मल्टी मीडियम डेंसिटी फाइबर करके, विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ अ प्लाई ओनली। And second, then they are coming into PVC and WPVC विंडो एंड डोर, जो अपने डोर्स वगैरह बनते हैं आजकल, उसमें आ गए हैं। एक फ्लोरिंग का काम भी करने लगे हैं कि जो फ्लोरिंग का मटेरियल बेचेंगे वो काम भी करने लगे हैं। सो बेसिकली दे आर एक्सपेंडिंग इनटू द रिलेटेड एक्टिविटी ओनली, बट द बिजनेस बेसिकली वाज अराउंड द प्लाईवुड ओनली। सो ये इनका प्योर बिजनेस मॉडल है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनका कुछ 26% के आसपास मार्केट शेयर है। तो दे आर बिग, बट मतलब कंपनी 3000 करोड़ की है, छोटा है, बट चूंकि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पूरा भी ट्रांसलेट ही नहीं हुआ है, काफ़ी छोटा पाई है ऑर्गेनाइज का, तो उस परस्पेक्टिव से 26% मार्केट शेयर इज डिसेंट मार्केट शेयर। जहाँ तक इंडस्ट्री या ग्रोथ परस्पेक्टिव या करंट स्टेटस की बात करें, तो जो ओवरऑल प्लाईवुड बनता है उसके लिए दो की रॉ मटेरियल होता है, टिम्बर होता है और एक केमिकल्स होता है। ये दोनों मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया, जो आपके दुबई, मिडिल ईस्ट, इस सबसे आता है। तो मैनेजमेंट का कहना था कि कंसीडरिंग ऑल दिस वॉर सिनेरियो एंड एवरीथिंग की वजह से क्या हुआ है कि ओवरऑल टिम्बर का प्राइस तो चलो मार्जिनली बढ़ा है या फ्लैट रहा है, बट केमिकल के प्राइस एज आई एज 50% बढ़ गए हैं, केमिकल रेजिन इन सबका। दैट्स वेयर कंपनी को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। तो दे सेड दैट व्हाइल दे वर एबल टू मैनेज इट प्रॉपरली, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जो कंपनीज थे उनको काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज दे सेड वन इज प्राइस 50% बढ़ा, सेकेंड इज द सप्लायर केप्ट ऑन सेइंग कि अगर आप इमीडिएटली पैसा दोगे, सेम डे पेमेंट दोगे, तो मैं सॉर्ट ऑफ आपको सप्लाई करूंगा। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि वो ओब्वियसली अनऑर्गेनाइज प्लेयर होगा, उसके पास इतनी वर्किंग कैपिटल लिमिट नहीं होगी, वो रोज कमाता होगा, रोज पे करता होगा, स्टफ लाइक दैट। तो उस परस्पेक्टिव से जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है उनको काफ़ी से नुकसान हुआ है, काफ़ी फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई है। सो उस वजह से कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ, बिकॉज दे वर एबल टू सॉर्ट ऑफ पे ऑन टाइम, सेम डे पेमेंट करके उन्होंने रॉ मटेरियल सोर्सिंग किया, और जो भी प्राइस इंक्रीज हुआ वो भी इन्होंने पास ऑन कर दिया। तो ओवरऑल परस्पेक्टिव से फॉर देम इट वाज अ गुड सिचुएशन टू हैव। सो वन इज दे गॉट द बेनिफिट ऑफ दिस। सेकंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BIS इंप्लीमेंट कर दिया, जो आपका बेसिक जो मार्क होता है, जिसकी वजह से मतलब गवर्नमेंट से इसकी अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हो तो दैट शुड बी सर्टिफाइड बाय इंडिया BIS बोर्ड। सो उसकी वजह से क्या हुआ, जो सस्ता इंपोर्ट आ रहा था उससे भी वो भी बंद हो गया, तो उससे भी कंपनी की सेल्स में काफ़ी फायदा हुआ। तो ये दो स्ट्रक्चर टेलविंड जो कंपनी को फायदा हुआ, एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी का जो ओवरऑल मतलब अगर Q4 में रेवेन्यू की ग्रोथ देखो तो 19.6% है, वाइल फुल ईयर में 10.1 ही है। और जो एबिटा का ग्रोथ देखेंगे तो फुल ईयर में जो ग्रोथ है वो केवल 13.8 है, बट Q4 का ग्रोथ 89% है और पैट का ग्रोथ भी 82% है। तो सम एनालिस्ट ने ये भी पूछा कंपनी से कि भैया ये जो ग्रोथ है वो केवल इस वजह से तो नहीं है कि भैया आपका BIS इंप्लीमेंट हो गया, चलो BIS तो फिर भी इट विल बी देयर फॉर unless until government changes the policy, but let's suppose tomorrow this West Asia the war gets over, तो उसके बाद में आपका मार्जिन ड्रॉप तो नहीं होगा। उस पर मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली बोला कि नहीं, द मार्जिन विल इम्प्रूव फ्रॉम हियर, इट विल नॉट ड्रॉप। अब मार्जिन की स्टोरी की इनकी बात करें तो इनका जो Q1, Q2, Q3 का जो मार्जिन था या लास्ट ईयर का मार्जिन था वो 7 to 9% के रेंज में था, जो कि अभी 11 हो गया। मतलब 2% मार्जिन इंक्रीज हुआ और 9 के बेस पे, तो कुछ 25-30% का ग्रोथ जो एबिटा में आया है, जो हम 89% की बात कर रहे थे, वो ओनली ऑन अकाउंट ऑफ क्या बोलते हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट की वजह से हुआ है। और ऑन टॉप ऑफ इट लेट्स सपोज दे से दैट दे आर गोइंग टू मेंटेन दैट मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड इन FY27। तो जो 7-8-9%, अगर मैं उसका वेटेड एवरेज 8% भी बना लूँ और 11% वो मार्जिन पे जाएंगे, तो मतलब कुछ 40% के आसपास की ग्रोथ तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ऑन अकाउंट ऑफ मार्जिन ही आ जाएगी। ऑन टॉप ऑफ इट दे सेड दैट उनका जो प्लाई बिजनेस है, जो मेजर बिजनेस है, उस पर 10% की ग्रोथ आएगी, और जो MDF बिजनेस जो उन्होंने स्टार्ट किया है उस पर जो ग्रोथ आएगी वो कुछ 25 से 30% आएगी। तो मतलब एक बार के लिए हम ओवरऑल बिजनेस पे 10% की ग्रोथ पकड़ ले और मार्जिन की फर्दर 40% ग्रोथ कर ले, तो मतलब कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 50% एज दे से। एंड उनका जो अभी पैग रेशियो PE है वो कुछ 34 है, तो मतलब उससे पैग रेशियो जो कुछ आता है वो 0.7-0.8 के आसपास आ जाता है, विच इज
इज अ वेरी गुड स्टोरी टू हैव. ऑन टॉप ऑफ इट मैनेजमेंट सेज दैट कि उनकी जो प्लाईवुड का बिजनेस है, जो मेजर बिजनेस है करंटली, उसमें वो टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं. तो मतलब आउट ऑफ 4 प्लांट, 2 प्लांट में वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी चेंज कर चुके हैं और 2 में और चेंज करेंगे. तो 2 प्लांट में और टेक्नोलॉजी चेंज करने की वजह से क्या होएगा कि उनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो डाउन एंड ओवरऑल मार्जिन इंक्रीज होएगा H2 में ड्यू टू दिस. तो दैट अगेन विल लीड टू इंक्रीज इन द मार्जिन. ऑन टॉप ऑफ इट कंसीडरिंग द वॉल्यूम विल इंक्रीज, द ओवरऑल प्रोडक्शन विल इंक्रीज, चाहे वो MDF हो चाहे ये आपका प्लाई हो, तो ओवरऑल ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से भी मार्जिन बढ़ेगा. तो बेसिकली एज ऑफ नाउ कंपनी की एंटायर स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ. बिकॉज I mean, there are a couple of companies where we have seen this. One is Shelly Engineering Plastic, जो है उसमें भी मतलब their revenue has not grown so much, but what happened is उनका जो उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, मतलब पहले वो जो भी बनाते थे, बाद में वो जो इंजेक्शन बनाने लग गए जो आपके ये GLP-1 की मेडिसिन के लिए, तो उससे उनका मार्जिन काफ़ी बढ़ गया. कल हमने बात की थी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की, उसमें भी क्या हुआ कि वो जो कार्बन तार बनाते थे और वो सब बनाते थे, उससे वैल्यू एडेड में गए, तो रेवेन्यू काफ़ी मॉडेस्ट तरीके से इंक्रीज हुई थी, बट प्रॉफिटेबिलिटी हर साल 100% से इंक्रीज हो गई पिछले 4-5 सालों से. तो सेम थिंग इज एक्सपेक्टेड टू प्ले ओवर हियर. द मैनेजमेंट इज साउंडिंग. तो मतलब रेवेन्यू चाहे 10-12% से ग्रो होगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी विल ग्रो मल्टीफोल, मतलब 50% तो वो बोल ही रहे हैं, प्लस ये जो फर्दर लीवर आएंगे उससे इट कैन ग्रो 50-60%. तो दैट विल बी अ थिंग टू वॉच आउट फॉर. मोर ओवर अभी कंपनी एक और वर्टिकल पे काम कर रही है जिसमें उसने JV किया है फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे. तो उस पर भी इस साल उनको डिसेंट कुछ 50 करोड़ का लॉस हुआ है ड्यू टू इनिशियली एस्टैब्लिशमेंट एंड स्टफ लाइक दैट. तो वो बोल रहे हैं कि मिड FY28 से वो भी ब्रेक इवन हो जाएगी. तो मतलब FY27 में तो आपका मार्जिन इंप्रूव होएगा ड्यू टू ऑल दिस थिंग जो ऑलरेडी प्लाईवुड का टेक्नोलॉजी की वजह से और अभी जो इनिशिएटिव लिया है. और कम FY28 अगर ये 50 करोड़ निकल जाता है, ब्रेक इवन हो जाता है, तो फर्दर मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा. सो ओवरऑल ग्रोइंग इंडस्ट्री, सो मैनेजमेंट सेड दैट प्लाईवुड इज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बाय 3-4%, बट उनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी मॉडेस्ट है कंसिडरिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर इटसेल्फ भी छोटा है. तो उस वजह से दे विल कीप ऑन ग्रोइंग. MDF में दे विल एबल टू सेल द फुल कैपेसिटी. जो न्यू इनिशिएटिव है जो आपका ये PVC WPC वाला है, उससे 50 से 60 करोड़ की रेवेन्यू आएगी और ये फर्नीचर एंड पिक्चर वाला ब्रेक इवन हो जाएगा. तो ओवरऑल रेवेन्यू विल ग्रो बाय मॉडेस्ट प्रॉब्ली 10-20% के रेंज में, बट दिस प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो मल्टीफोल्ड, एंड दैट्स वेयर ऑन द करंट PE the company seems to be interesting to track and observe. No buy and sell recommendation. Thank you.